हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन एंड डिसीज कॉर्नर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार आहूजा। आज से इस चैनल में हम लोग मानसिक रोग से संबंधित दवाइयां एवं अन्य मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। आज की चर्चा का विषय है टैबलेट एक्याम्प्रोसेट और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हैं डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर ब्रिजमोहन, डॉक्टर सुनील और डॉक्टर नेहा। तो चलिए हम लोग इस विषय में चालू करते हैं कि आखिर ये टैबलेट एक्याम्प्रोसेट क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके क्या नुकसान और फायदे होते हैं, कब देनी पड़ती है, कितनी डोज में देनी पड़ती है और किन मरीजों में देनी है और किन मरीजों में नहीं भी देनी है। तो ये जो एक्याम्प्रोसेट रहती है बेसिकली ये दारू छुड़वाने में मदद करती है। मतलब कि किसी व्यक्ति को दारू लंबे समय से ले रहा है और उसको बंद नहीं कर पा रहा है तो दारू से संयम बरतने में, मतलब कि उससे परहेज करने में ये मदद करती है। साथ में दारू छोड़ने के दौरान व्यक्ति को बहुत सारी तकलीफें हो सकती है, जैसे नींद ना आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, तो इसमें मदद करती है और क्रेविंग को भी कम करती है। तो डॉक्टर ब्रिजमोहन, क्या सच में ये इतनी अच्छी दवाई है कि दारू छुड़वाने में मदद करती है? ये अभी तक जो रिसर्च हुई है उस पर सिद्ध हुआ है, बहुत ही कारगर दवाई है दारू छुड़वाने में। और उसके साथ जो इसके सिम्टम, जैसे सर ने बताया, विड्रॉल सिम्टम, और काफी अच्छी दवाई है। इसके कुछ मैकेनिज्म है जो अभी डिस्कस करते हैं आगे। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा पॉइंट कि ऐसा पाया गया है कि दो तरह के ग्रुप लिए गए। एक ग्रुप को केवल प्लेसिबो दिया गया और दूसरे ग्रुप को एक्याम्प्रोसेट दिया गया। तो जैसे मान लीजिए 100 के ग्रुप थे तो उसमें से पाया गया कि ये 30 लोग ऐसे थे जिसमें कि प्लेसिबो दी गई है तो उनमें वो दारू छोड़ पाए। लेकिन जब एक्याम्प्रोसेट दिया गया तो उन 100 में से 60 लोग ऐसे थे जो कि एक्याम्प्रोसेट के कारण से दारू छोड़ने में उनको मदद मिली। यहाँ दारू छोड़ने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से व्यक्ति दारू छोड़ देगा। यहाँ मतलब ये है कि या तो वो दारू की मात्रा कम कर देगा, एक तो ये चीज है। दूसरा ये चीज है कि यदि कोई व्यक्ति एक महीने में 25-30 दिन ले रहा है तो उसकी संख्या कम होकर हो सकता है 10 दिन हो जाए, 12 दिन हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ डेज को भी कम कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, जिसकी मात्रा वो ले रहा है उसको भी कम किया जा रहा है। सर, तो मेरा सवाल ये है कि हम ये दवाई किसी भी मरीज पे किस समय दे सकते हैं? जी, ये पाया गया है कि अगर ये दवाई दारू लेने के दौरान देंगे तो कम फायदा करती है। तो बेहतर ये रहता है जैसे मरीज दारू छोड़े उसके ही तुरंत बाद चालू कर देनी चाहिए। अगर हम ये दवाई दारू छोड़ने के कुछ समय बाद चालू करते हैं या दारू के चलते चलते देते हैं तो क्या? हाँ, देखिए दारू चलने के दौरान देंगे तो क्या है कि ज्यादा फायदा नहीं करेगी और जितना दारू बंद कर दे रहे हैं उसके बाद जितना अपन लेट चालू करेंगे तो उतना दारू की संभावना है कि दारू आदमी ना छोड़े, ये दवाई कम फायदा करे। सर, इसका क्या कारण है कि दारू चलते हुए के दौरान अगर अपन ये दवाई देते हैं तो उसका असर कम होता है मरीजों पे? देखिए ये क्या है, वो तो इसके ऊपर एक्याम्प्रोसेट की मैकेनिज्म जो रहती है उसके कारण से ऐसा होता है। एक्याम्प्रोसेट को इसीलिए अपन क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल अल्कोहल भी कहते हैं। अल्कोहल क्या करता है, बॉडी में क्या करता है, गाबा के लेवल को बढ़ा देता है और ग्लूटामेट के लेवल को कम कर देता है। कहने का मतलब गाबा के ट्रांसमिशन को बढ़ा देगा और ग्लूटामेट के ट्रांसमिशन को कम कर देता है। सिमिलरली एक्याम्प्रोसेट भी काम करती है। अब एक्याम्प्रोसेट के बारे में जो है डिटेल में तुम्हारे ब्रिजमोहन ही बताएंगे कि कैसे काम करती है। ये जो मैकेनिज्म होता है इसका हमारे शरीर में सामान्य तौर पर एक स्वस्थ इंसान में ये दो केमिकल होते हैं, ग्लूटामेट और गाबा, बराबर होता है इनका लेवल। जैसे ही हम अल्कोहल लेना चालू करते हैं तो हमारे शरीर में गाबा का लेवल ऊपर जाने लगता है और ग्लूटामेट का लेवल नीचे जाने लगता है। तो उसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा नींद लगता है कि नींद आने लगी है, जिसको सेडेशन बोलते हैं। और ये जो इसका असर होता है उसकी वजह से अब सेम असर होता है किसका, एक्याम्प्रोसेट का। वो भी सेम मैकेनिज्म है, वो भी गामा के लेवल को बढ़ाता है आपके और ग्लूटामेट के लेवल को कम कर देता है। अगर इसका उल्टा कर दीजिए, कोई इंसान दारू छोड़ता है तो उसमें गामा का लेवल कम होने लगता है, ग्लूटामेट का लेवल बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से उसको विड्रॉल सिम्टम आने लगते हैं, जैसे चिड़चिड़ाहट है, उसको ट्रिमर है या थोड़ा नींद नहीं आती। तो इसको पेशेंट बोलते हैं कि बगैर अल्कोहल के मैं अपना काम ही नहीं कर सकता कुछ, जिसको हम स्यूडो विड्रॉल भी बोलते हैं। तो इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि एक्याम्प्रोसेट बेसिकली निगेटिव रीइंफोर्समेंट के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है ना। इससे जुड़ी हुई एक और दवाई रहती है जिसको अपन नैल्ट्रोजान कहते हैं। इसको अपन किसी और दिन अपन चर्चा करेंगे डिटेल में। जब व्यक्ति क्या करता है कि दारू लेता है तो उसको प्लेजर मिलता है, ठीक है। उस प्लेजर को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नैल्ट्रोजान देते हैं, ठीक है।
तो उससे क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति दारू ले रहा है, उसको यदि प्लेजर मिल रहा है तो क्या करेगा, वो दारू छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उससे बार बार प्लेजर मिल रहा है। तो प्लेजर को कम करने के लिए हमने तो नैल्टन जान दे दी, लेकिन अभी इसका उल्टा कर दिया जाए, यदि दारू नहीं मिले तो उसको क्या होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, नींद नहीं आती। उस घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन को कम करने के लिए अब उसे दारू की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्या कर रही है दारू, क्या कर रही है, उसके निगेटिव रीइंफोर्समेंट का काम कर रही है। मतलब जो चीज हटाने से उसको फायदा मिल रहा है, और वो फायदा कैसे मिल रहा है कि दारू ले रहा है तब उसको जाके फायदा मिल रहा है, उसकी घबराहट, बेचैनी कम हो रही है। तो यही काम क्या कर रही है, अपनी एकैम्प्रोसेट करती है कि एकैम्प्रोसेट जो रहती है सिमिलरली दारू की तरह, जब कभी वो व्यक्ति सुबह के टाइम, जैसे रात को उसने लिया और सुबह तक आते आते उसका लेवल बॉडी से कम हो गया, निकल गई दारू, तो अब उसको घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन होगा। अब वो क्या करेगा, व्यक्ति दारू के पीछे भाग गया घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन को कम करने के लिए। और यदि हमने एकैम्प्रोसेट दे दी तो उसको घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, तो इसीलिए वो दारू नहीं पिएगा। मैकेनिज्म हमको पता चला कि एकैम्प्रोसेट कैसे काम करती है। अब सर हमको बताएंगे कि हमको ऐसे पेशेंट को कितनी मात्रा में देना है और कितने समय तक इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है व्यक्ति का वजन कितना है। यदि व्यक्ति का वजन 60 केजी से ज्यादा है तो उस केस में हम लोग 666 मिलीग्राम दिन में 3 बार देते हैं, और यदि व्यक्ति का वजन 60 केजी से कम है तो उस केस में हम लोग 666 मिलीग्राम दिन में 2 बार देते हैं। सर ये आपने बताया 666 मिलीग्राम, बड़ी इंटरेस्टिंग डोज है, लेकिन दिन में 3 बार और पेशेंट को लगातार इसको खाना है, तो कैसे वो इस चीज को याद रख पाएगा? डोज मिस हो जाएगी तो उसको क्या करना चाहिए? यस, तो ये क्या है कि ये जो दवाई जो रहती है इसका यही नुकसान है कि व्यक्ति को बार बार खाना पड़ता है और ये उसको इरिटेशन पैदा करता है। तो कंप्लायंस मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं कि भैया कि ऐसा है कि तुम दिन भर कितनी बार खाना खाते हो, वो बोलता है मैं 3 बार खाता हूँ। तो आप एक काम करिए, इस गोली को अपने खाने के साथ जोड़ लीजिए, मतलब कि जब खाना खाना हो तो उसके पहले ये गोली खाइए, फिर खाना खाइए। तो इस तरह से उसकी दिन भर की जो डोज जो रहती है बराबर बॉडी में पहुंच जाएगी। बहुत अच्छा बताया सर ने कि हम इसको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ एसोसिएट कर दें और वो साथ में लेता रहेगा। लेकिन सर हम इसको कितने समय तक के लिए दे सकते हैं? हाँ, देखिए विभिन्न शोधों में पाया गया है कि अगर 13 सप्ताह से लेकर 1 साल तक हम लोग चालू करें इस दवाई को तो ये कारगर रहती है। उसके बियॉन्ड के अभी तक हमारे पास स्टडीज अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमें कमेंट करना हमारे लिए मुश्किल होगा। सर जैसे आपने बताया कि 3 टैबलेट दिन में जो कि 13 सप्ताह तक देनी है, ऐसे में एक टैबलेट की प्राइस क्या है और ये पेशेंट के ऊपर कितना बड़ा बर्डन हो सकता है, थोड़ा इस पर हाँ, बताइए। यही ड्रॉबैक है। जैसे मैंने बताया कि भैया एक बार तो इसको एक तो 3 बार लेनी है, ये तो ड्रॉबैक है ही है। दूसरा ड्रॉबैक इस दवाई का ये है कि दवाई थोड़ी महंगी पड़ती है। करीब ये जो रहती है एक टैबलेट की जो प्राइस रहती है वो 15 से 20 रुपए के बीच में पड़ती है। दवाई महंगी जरूर है लेकिन आपको एल्कोहल छुपाने में मदद करेगी। लेकिन हम सर से जानना चाहेंगे कि हम किसी को एकैम्प्रोसेट शुरू करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्या जांचें करानी पड़ेंगी, उसके बाद हम मरीज को एकैम्प्रोसेट शुरू कर सकते हैं। देखिए यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उसमें किसी तरह की कोई जांच करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये पाया गया कि यदि व्यक्ति में कोई माइंड की बीमारी है तो उसमें एकैम्प्रोसेट दवाई कम फायदा करती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि व्यक्ति को कोई डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी की बीमारी है, तो उसको अपने को क्या करना है, बराबर समय समय पर इसका वो आकलन करते रहना है। क्योंकि क्या होता है कई बार एक एम्प्रोसेट लेने के व्यक्ति का मूड और खराब हो जाता है, उसको डिप्रेशन होने लगता है, कुछ मरीजों में तो आत्महत्या तक के ख्याल आने लगते हैं, ठीक है। तो जब कभी हम एक एम्प्रोसेट दें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मरीज का मूड बराबर चेक करते रहें, उससे पूछते रहें कि भैया तुम्हारे आत्महत्या के ख्याल तो नहीं आ रहे हैं। इस दवाई को लेने से क्या होता है, कई बार 2 तरीके के वो सिम्टम्स आते हैं, बिहेवियर जैसे सर ने अभी बताया। दूसरे आते हैं जीआई साइड इफेक्ट होते हैं जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, क्योंकि ये अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होता है, टॉरिन अमीनो एसिड का। उसकी वजह से ऑस्मोटिक यानी कि आंतों से पानी, आपका जो आंतों की ल्यूमेन है उसमें पानी आने लगता है, तो उसकी वजह से ये डायरिया वाला आपको दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर बजमोहन कुछ और साइड इफेक्ट्स पे प्रकाश डालना चाहेंगे दवाई के? साइड इफेक्ट ये जो वैसे हैं, मेनली आप जब दवाई चालू करते हैं तो एक तो आपका नोजिया, वॉमिटिंग, दूसरा जो सुसाइडल बिहेवियर, सुसाइडलिटी, ये वाले आपको मॉनिटर करते रहना है पेशेंट को। अगर कभी भी इनकी दिक्कत आती है तो आपको पेशेंट को बोलना है कि तुरंत डॉक्टर के पास आना है। और अगर कोई पेशेंट है जिसमें सीवियर रीनल डिजीज है तो इनमें इस दवाई को बिल्कुल नहीं दिया जाता। अगर किसी को मॉडरेटली जो रीनल डिजीज है उसमें हाफ डोज दिया जाएगा, और किसी को अगर लीवर की डिसीज है तो उसमें कोई डोज एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती।
ऐसा क्या है डॉक्टर रजमल की लीवर डिसीज में हम इस दवाई को सेफली दे सकते हैं? देखिए, जब भी कोई दवाई होती है तो उसका मेटाबॉलिज्म की दवाई कहाँ जाके टूटती है। कुछ दवाइयों का मेटाबॉलिज्म किडनी के थ्रू होता है, कुछ दवाइयों का लीवर के थ्रू। जैसे कि इस दवाई का मेटाबॉलिज्म लीवर से नहीं होता, तो इसमें कोई जरूरत नहीं होती है लीवर डिसीज में डोज एडजस्ट करने की। यही इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँ, यही वजह है कि एक एम्प्रोसेट को हमको बार बार देना पड़ता है। क्या होता है कि ये प्रोसेस तो मेटाबॉलिज्म तो होती नहीं है, तो बगैर प्रोसेस के डायरेक्टली किडनी से निकल जाती है और बड़ी जल्दी किडनी से निकलती है, इसलिए बार बार देना पड़ता है। ओके सर, लेकिन अभी अपने जो प्रॉब्लम है वो फीमेल ड्रिंकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और लड़कियां अगर अल्कोहल ले रही हैं तो क्या हम इस दवाई को प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? क्या हम दवाई को ब्रेस्ट फीडिंग में दे सकते हैं? देखिए, क्या है कि इसके बारे में कोई खास कंट्रोल्ड स्टडीज जो कहते हैं वो हुई नहीं है, ठीक है। और जो भी स्टडीज हुई है जानवरों में हुई है, जैसे चूहों में हुई है, खरगोशों में हुई है, ठीक है। उनमें ये पाया गया कि थोड़ा बहुत ही टेरेटोजेनिक पोटेंशियल रहता है, मतलब कि ये बच्चे में असर डाल सकती है, ठीक है। तो उसके आधार पर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान इस दवाई को ना दें, और फिर भी देने की जरूरत पड़ रही तो खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वहां पर तो हमने को देना ही नहीं है, ठीक है। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि ये दवाई ना दे तो फिर आखिर करें क्या, तो हम लोग बिहेवियर थेरेपी रहती है उससे काम चला सकते हैं, या कोई दूसरे तरीके हैं जैसे सपोर्टिव थेरेपी हो गई, एजुकेशन करके, या फिर अपन कोई और दवाई अगर देनी पड़े तो वो दवाई देंगे। पर अपन एक एम्प्रोसेट के बारे में क्योंकि हमारे पास स्टडीज ज्यादा है नहीं, तो इसलिए हम लोग बचते हैं एक एम्प्रोसेट को प्रेगनेंसी के दौरान देने में, और जरूरत पड़े तो भी अपन सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं। तो काफी कुछ पता चला होगा एक्म्प्रोसेट के बारे में। अब बस सर से पूछना चाहूंगा कि और जो दवाइयां आ रही हैं जो कि अल्कोहल क्रेविंग कम कर सकती हैं, उनके कंपैरिजन में एक्म्प्रोसेट्स के बेनिफिट्स क्या है और ड्रॉबैक्स क्या है? और विकल्प हैं जैसे कि बैक्लोपेन हो गई, डाइसल्फिराम हो गई, और जैसे हमने नाइट्रोजन की भी चर्चा कर ली है, ठीक है ना। तो ये पाया गया है कि जो एक एम्प्रोसेट रहती है उनमें ज्यादा फायदा करती है जो रोज लेते हैं, ठीक है। रोज भारी मात्रा में दारू पी रहे हैं तो उनमें ये फायदा करेगी। दूसरी दवाई की जो नाइट्रोजन जो रहती है वो उनमें फायदा ज्यादा करती है जो बिंज ड्रिंकर होते हैं। ओके, सो सर फाइनली आपको थोड़ा कंक्लूड करिए कि अब हम एक्म्प्रोसेट किसी मरीज को दे रहे हैं तो हमें उस टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ, बस यही जैसा मैंने पहले बताया कि भाई 3-4 मोटी मोटी चीजें रहती हैं कि व्यक्ति में देख ले कोई माइंड की बीमारी तो नहीं है, दवाई देने के बाद कहीं उनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, आत्महत्या के ख्याल तो नहीं आ रहे हैं, उसका किडनी का स्टेटस आपको देख लेना है कि कैसा है। ओके, सो फाइनली बिफोर वी कम टू एन एंड, डॉक्टर नागर एक अपना नोट देंगे कंक्लूजन के लिए एक्म्प्रोसेट के बारे में? क्या भाई क्या लगा अपलोड हो रहा है दोबारा, आइए दोबारा मीम्स वाले सकते हैं। सर मेरे मन में एक क्वेश्चन उठा था इसके लिए कि दवाई हमने एक साल तक लगातार मरीज को दी, और इसको अगर बंद करनी है तो हम कैसे करेंगे? एकदम बंद कर दें या धीरे धीरे बंद करना चाहिए? हाँ, ये दवाई के साथ एक अच्छी खासियत बात ये है कि जब हम दवाई अब चालू करते हैं उस समय भी टाइट्रेशन की जरूरत नहीं रहती है, और जब दवाई बंद करना रहता है उस समय भी टैपरिंग की जरूरत नहीं रहती है। हमारे मानसिक रोगों में क्या है कि जो विभिन्न दवाइयां दी जाती हैं तो दवाई हम लोग क्या करते हैं कि तय जो मात्रा रहती है उससे कम मात्रा में देते हैं ताकि मरीज उस दवाई को टॉलरेट कर सके। एक एम्प्रोसेट ऐसा नहीं है, आप इसको जितनी मात्रा है आप तुरंत दे सकते हो पहले दिन से ही, और जब बंद करनी हो तो उसमें धीरे धीरे बंद करने की जरूरत नहीं है, एकदम से आप बंद कर सकते हैं। और हमें पता चला कि कैसे ये दवाई शराब को छुड़वाने में मदद करती है, और इस दवाई की लत भी नहीं लगती, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। सो फ्रेंड्स, अब हम फिर से आएंगे दूसरे वीडियो में दूसरी दवाई के साथ, दूसरी किसी बीमारी के साथ, दूसरे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।